नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube पॉडकास्ट चैनल इकोज फ्रॉम द डार्क में। आज की कहानी हमें लिखी है आदित्य जी ने पुणे, महाराष्ट्र से। कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करें। अगर ऐसी सच्ची घटनाएं सुनने में आप इंटरेस्टेड हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार और स्वागत है इस खास पेशकश में। आज हमारे पास पूना से आदित्य नायर का भेजा हुआ एक पत्र है और सच कहूं तो इसे पढ़ते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये उनके जीवन के एक ऐसे एक्सपीरियंस के बारे में है जहां रोज की साधारण सी चीजें अचानक बहुत अजीब और डरावनी हो गई। और इस तरह के अनुभव ही सबसे ज्यादा बेचैन करते हैं ना। डर हमेशा अंधेरे में छिपे किसी मॉन्स्टर का नहीं होता है। कभी कभी डर उस चीज से पैदा होता है जिसे हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन वो हमारे सामने एक ऐसे रूप में आती है जिसे हमारा दिमाग समझ नहीं पाता है। बिल्कुल। जैसे आप अपने किसी सबसे करीबी इंसान को देखें और अंदर से एक आवाज आए कि ये वो नहीं है, ये कोई और है। आदित्य की कहानी बिल्कुल इसी एहसास की पड़ताल है। तो ये कहानी है साल 2021 की, जब आदित्य 20 साल के थे। वो अपने परिवार के साथ पुणे के कुतरूड इलाके में एक आम से 2 BHK फ्लैट में रहते थे और इस अनुभव को समझने के लिए उस घर के माहौल को महसूस करना बहुत जरूरी है। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्होंने बताया है कि घर में एक लंबा हॉलवे था, रोशनी थोड़ी मध्यम पीली सी रहती थी और पुरानी लकड़ी के दरवाजे थे जो पुराने घरों में होता है, बिना छुए भी चरमरा उठते थे। और सबसे अहम बात यह है कि उस हॉलवे में आदित्य और उनकी बड़ी बहन रिया के कमरे एक दूसरे के ठीक आमने सामने थे। मतलब एक बहुत ही सामान्य रोजमर्रा का सेटअप। और शायद यही वजह है कि जो आगे हुआ वो किसी बुरे सपने जैसा लगता है। तो चलिए इस घटना को परत दर परत समझते हैं। हाँ, तो कहानी रात के लगभग 2:30 बजे शुरू होती है। घर में सब सो चुके थे, चारों तरफ खामोशी थी। आदित्य अपने कमरे में फोन पर कुछ देख रहे थे जब उन्हें अचानक याद आया कि उन्हें रिया से कुछ पूछना है। एक बिल्कुल सामान्य वजह, कुछ भी असाधारण नहीं। नहीं, कुछ भी नहीं। तो वो अपने कमरे का दरवाजा खोलकर हॉल में आते हैं और ठीक उसी पल उनकी नजर हॉल के दूसरे छोर पर पड़ती है। वो रिया को देखते हैं, बिल्कुल साफ। रिया हॉल पार करके अपने कमरे में जा रही थी। और उन्होंने हर डिटेल पर गौर किया है ना? हर एक डिटेल पर। उसके हाथ में खाने की एक प्लेट थी, बाल वैसे ही बंधे थे जैसे वो रात में रखती थी, और उसने अपनी फेवरेट ओवरसाइज्ड हुडी पहन रखी थी। वो अपने कमरे में दाखिल हुई और दरवाजा धीरे से बंद कर लिया। सब कुछ 100% नॉर्मल। यहाँ पर एक पल रुकते हैं। आदित्य ने जो देखा वो कोई परछाई या कोई धुंधली सी आकृति नहीं थी। वो एक ठोस साफ छवि थी। कपड़े, बाल, हाथ में प्लेट, चलने का अंदाज। दिमाग इसे एक फैक्ट के रूप में दर्ज कर लेता है। रिया अपने कमरे में चली गई है। एग्जैक्टली। तो आदित्य ने आवाज लगाई, रिया 1 मिनट रुको। लेकिन शायद उसने सुना नहीं। वो उसके दरवाजे तक गए और हल्के से खटखटाया। कोई जवाब नहीं। उन्होंने सोचा शायद ईयरफोन्स लगा रखे होंगे, तो उन्होंने थोड़ा और जोर से खटखटाया और उसका नाम पुकारा, रिया। अंदर से कोई आवाज नहीं, बिल्कुल सन्नाटा। और यहीं से स्थिति बदलनी शुरू होती है। जो कुछ सेकंड पहले तक एक साधारण घटना थी, वो अब अजीब लगने लगती है। वो चुप्पी, वो जवाब न मिलना एक बेचैनी पैदा करता है। आदित्य को भी यही लगा। उन्हें गुस्सा भी आया। लगा शायद रिया मजाक कर रही है, तो उन्होंने भी मजाक में दरवाजे पर तबला बजाने की तरह जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। और तभी उन्हें रिया की आवाज सुनाई दी, लेकिन कमरे के अंदर से नहीं, अपने पीछे से। आदित्य लिखते हैं कि वो दरवाजा पीटते पीटते बीच में ही जम गए। उन्होंने धीरे से मुड़कर देखा तो रिया हॉल के दूसरे छोर पर किचन के दरवाजे पर खड़ी थी और उसने बहुत ही कंफ्यूज्ड होकर पूछा, डूड क्या हो गया, मेरे दरवाजे पर तबला क्यों बजा रहे हो? ये वो पल है जिसे रियलिटी शिफ्ट कहते हैं। आदित्य का दिमाग एक ही समय में 2 बिल्कुल अलग अलग सच को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा है। सच नंबर 1, रिया कमरे के अंदर गई। सच नंबर 2, रिया उसके पीछे खड़ी है। ये दोनों बातें एक साथ सच नहीं हो सकती। आदित्य बताते हैं कि उनका खून ठंडा पड़ गया। उन्होंने कांपते हुए हाथ से उस बंद दरवाजे की तरफ इशारा किया और कहा, मैंने तुम्हें अभी अभी अंदर जाते देखा। अभी तुम्हारे हाथ में प्लेट थी, तुमने दरवाजा बंद किया, मैंने अपनी आंखों से देखा। और रिया का रिएक्शन क्या था? वो और भी ज्यादा हैरान हो गई। उसने कहा, क्या बोल रहे हो? मैं तो पिछले 10 मिनट से किचन में पानी पी रही थी। और यहीं पर आदित्य का डर फट पड़ा। वो लगभग चीख पड़े, तो फिर तुम्हारे कमरे के अंदर कौन है?
ये डर की सबसे गहरी वजह है। जब हमारी अपनी आंखें, हमारी अपनी समझ हमें धोखा देने लगे, वो भरोसा टूट जाता है जो हमें इस दुनिया में सुरक्षित महसूस कराता है। और यहाँ कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहाँ डर के साथ साथ हैरानी भी होती है। रिया की प्रतिक्रिया, वो घबराई नहीं, वो सीधे डाइनिंग एरिया में गई, खाने की मेज से एक भारी लकड़ी की कुर्सी उठाई और कमरे के दरवाजे पर आकर चिल्लाई, जो कोई भी अंदर है, मैं 10 तक गिन रही हूँ, इसी वक्त बाहर निकल जाओ। वाह, ये क्लासिक फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स का फाइट वाला हिस्सा है। ज्यादातर लोग शायद भाग जाते या डर के जम जाते, लेकिन उसने डर को तुरंत एक्शन में बदल दिया। बिल्कुल, उसने 10 तक गिना और फिर पूरे जोर से दरवाजा धकेल कर खोला और कमरा खाली था। बिल्कुल खाली, शांत, खिड़की बंद थी, बिस्तर करीने से लगा हुआ था। ऐसा कोई निशान नहीं कि वहां कोई आया भी था। लेकिन आदित्य लिखते हैं कि हवा में कुछ भारीपन था, एक अजीब सी एनर्जी थी, जैसे कोई अभी अभी बस 1 सेकंड पहले वहां से गायब हो गया हो। हम इसे अक्सर लोग ऐसी घटनाओं के बाद रिपोर्ट करते हैं, एक मौजूदगी का एहसास जो अब भौतिक रूप से वहां नहीं है, लेकिन अपनी छाप छोड़ गया है। उस रात के बाद रिया ने तो मजाक में बात टालने की कोशिश की, लेकिन आदित्य कई घंटों तक सो नहीं पाए। वो लिखते हैं कि कई दिनों तक उन्हें उस हॉलवे की तरफ देखने में भी डर लगता था। घर की हर छोटी सी आहट पर उनका दिल दहल जाता था। ये एक क्लासिक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा का असर है। सोचिए, जिस घर को आप अपनी सुरक्षा का कवच मानते हैं, वही जगह अब एक अनजान खतरे की गवाह बन चुकी है। आपका अपना घर ही आपको असुरक्षित लगने लगता है। और कोई भी कह सकता है कि शायद ये आदित्य की थकी हुई आंखों का धोखा था, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, और शायद ये इस कहानी का सबसे चिलिंग हिस्सा है। अच्छा। करीब 1 हफ्ते बाद जब पूरा परिवार डिनर कर रहा था, तो आदित्य की माँ ने बहुत ही कैजुअली बात करते हुए कहा, बड़ी अजीब बात है, मैं 2 रात पहले उठी तो देखा कि रिया बैल्कनी की तरफ जा रही है। मैंने आवाज दी तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, पर जब मैं उठकर देखने गई तो रिया तो अपने कमरे में आराम से सो रही थी। ओह माय गॉड, ये corroboration है, एक दूसरे व्यक्ति द्वारा उसी चीज को अलग समय पर देखना। अब ये सिर्फ आदित्य का वहम नहीं हो सकता, ये एक साझा पारिवारिक अनुभव बन गया है। आदित्य बताते हैं कि उस पल डाइनिंग टेबल पर जैसे सन्नाटा छा गया। उन्होंने और रिया ने एक दूसरे की तरफ देखा, एक शब्द भी नहीं कहा गया, लेकिन दोनों समझ गए घर में कोई और भी है, कुछ ऐसा जो उनकी नकल करता है। कुछ ऐसा ही। वो एक नजर शायद उस रात की किसी भी घटना से ज्यादा डरावनी रही होगी। हाँ। आदित्य ने जो देखा उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, डॉपलगैंगर। ये कोई आम भूत प्रेत की कहानी नहीं है, आप इस पे थोड़ा और प्रकाश डाल सकती हैं। जरूर। डॉपलगैंगर एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब है डबल वॉकर। लोक कथाओं में डॉपलगैंगर किसी मरे हुए इंसान की आत्मा नहीं होती, ये किसी जीवित इंसान की हूबहू एक फिजिकल कॉपी होती है। और इस कहानी में उस कॉपी ने भौतिक चीजों के साथ इंटरैक्ट किया। उसने प्लेट पकड़ी थी, दरवाजा खोला और बंद किया। एग्जैक्टली। और यही बातें से ज्यादा परेशान करने वाली बनाती है। ये सिर्फ एक विजुअल हैलुसिनेशन नहीं हो सकता, एक हैलुसिनेशन दरवाजा नहीं खोल सकता, ये एक भौतिक घटना की तरह महसूस होती है। तो आदित्य के इस पत्र से जो कहानी सामने आती है उसमें कुछ बातें बिल्कुल साफ है। एक ऐसी चीज जो बिल्कुल रिया जैसी दिखती थी, जो भौतिक चीजों को इस्तेमाल कर सकती थी और जिसे घर में एक से ज्यादा लोगों ने देखा। आदित्य ने अपना पत्र ये कहकर खत्म किया है कि उन्हें आज भी लगता है कि वो चीज शायद कभी उनके घर से गई ही नहीं। ये एक बहुत ही बेचैन करने वाला विचार है, बहुत ज्यादा। और ये हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। किसी डॉपलगैंगर के बारे में सबसे डरावनी चीज क्या है? क्या वो प्राणी खुद डरावना है, या ये विचार कि आपकी पहचान, आपका अस्तित्व कोई चुरा सकता है? सोचिए, कोई आपकी हूबहू नकल बनकर आपके अपनों के बीच घूमे और शायद उन्हें कभी पता भी न चले। पहचान के खो जाने का ये डर शायद किसी भी मॉन्स्टर के डर से कहीं ज्यादा गहरा है। और इसी सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। ये कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो लिख दीजिए हमें अपनी कहानी। हमारा ईमेल आईडी है ecosfromthedark.official@gmail.com। आपकी कहानी का इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।